साल 1936 एमिनल जोसेफ नाम का एक लड़का जो कि बहुत ही होनहार था, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है प्रिमरोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन एमिनल को ये पता था कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो अपने टीनेज ईयर्स में है और इसके अलावा उसके पास अभी पैसे भी नहीं है। सो प्रिमरोज से शादी करने के लिए पहले उसे पैसे कमाने होंगे और एक स्टेबल बिजनेस खड़ा करना होगा ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर पाए। और इसके बाद वो काफ़ी साल लगातार मेहनत करता है और अपने 25 साल की एज तक आते आते वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस खड़ा कर लेता है। और उसके बाद वो बेंगलोर में 10,000 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन लेकर वहाँ पर अपना एक मैंशन बनाता है। उसके बाद वो प्रिमरोज को प्रपोज करता है और उसे बताता है कि उसने ये घर, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रिमरोज के लिए किया है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था और ये घर भी उसने सिर्फ उसी के लिए बनाया है। और ये सब सुन के प्रिमरोज बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि किसी ने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो भी बिना उसके जाने। तो वो खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद जोसेफ एंड प्रिमरोज की शादी हो जाती है और वो दोनों हैप्पीली इस मैंशन में रहने लगते हैं। एंड कुछ साल के बाद उनकी 3 बच्चियां भी होती हैं जिनका वो नाम रखते हैं वेरा, डॉल्सी एंड जॉयसी। और इसके बाद उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने रहते हैं। एंड काफ़ी साल ऐसे ही खुशी खुशी गुजर जाते हैं। तभी प्रिमरोज को एक आइडिया आता है कि उनका घर इतना बड़ा है तो क्यों ना वो उसे एक होटल में तब्दील कर दे ताकि उन्हें और भी ज़्यादा इनकम हो और उनके घर का सही से यूज़ भी हो जाए, क्योंकि इतने बड़े घर में वो सिर्फ 5 लोग ही रहने वाले थे। सो ये आइडिया जोसेफ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो वो इस घर को एक होटल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इस घर का नाम रखा जाता है मैनल गेस्ट हाउस। तो इसके बाद काफ़ी सारे कस्टमर यहाँ पर आने लगते हैं क्योंकि ये एक प्राइम लोकेशन पर था और काफ़ी ज़्यादा उस वक्त होटल्स की कमी हुआ करती थी। तो ये बहुत ज़्यादा होटल हिट हो गया और लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। सो क्योंकि ये पूरी तरह से वेस्टर्न डिज़ाइन से बना था तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का क्रेज था इस चीज़ को देखने का। तो इसलिए यहाँ पर ये होटल काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने लगा और इस चीज़ से वो सभी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन ऐसे ही जब कई साल बीत जाते हैं तो उनकी खुशियों को नजर लगती है साल 1964 में। अचानक से प्रिमरोज की तबीयत खराब होने लगती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये बात है 23 जून 1964 की। और जब उस हॉस्पिटल में प्रिमरोज को ले जाया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि प्रिमरोज को ट्यूमर है और उसकी इमीडिएटली सर्जरी शुरू करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो उसकी सर्जरी शुरू करते हैं एंड सक्सेसफुली उसकी सर्जरी हो जाती है। और उसके बाद सिर्फ 3 दिन बाद ही यानी कि 26 जून को ही उसे छुट्टी मिल जाती है और वो वापस घर आ जाती है। इसके बाद वो फिर से अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लगते हैं। लेकिन 4 साल बाद यानी कि 1968 में फिर से प्रिमरोज की तबीयत खराब होने लगती है एंड उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ 4 दिन तक उसका मेडिकेशन चलता है एंड अनफॉर्चुनेटली 4 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब इससे जोसेफ भी बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो उसकी बीवी थी और वो उससे बहुत प्यार करता था और उसकी 3 बेटियां भी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। फिर इसके बाद ग्रेवयार्ड में जाकर वो प्रिमरोज का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर वापस घर आते हैं। लेकिन वो जब घर आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके पूरा सामान बिखरा पड़ा है, जैसे उस घर में चोर घुसे और उन्होंने चोरी करने की कोशिश करी हो। सभी कागज, दस्तावेज, सामान इधर उधर फैला हुआ था। वो घर वाले इतने ज्यादा परेशान थे कि उनको इस चोरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने लव्ड वन को अभी दफना करा रहे थे। तो वो चुपचाप पूरा सामान उठाकर रीअरेंज करने लगते हैं। पर रीअरेंज करते वक्त जोसेफ की नजर पड़ती है एक दस्तावेज के ऊपर। तो जब वो उन पेपर्स को खोलता है तो वो देखता है कि वो एक्चुअली में विल थी प्रिमरोज की, जिसमें उसने लिखा था कि इस पूरे घर की प्रॉपर्टी और सब कुछ वो अपनी छोटी बेटी डॉल्सी के नाम पे कर रही है। और ये देख के जोसेफ बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि उसकी 3 बेटियां थी तो वो सिर्फ एक बेटी के नाम ही अपनी पूरी जायदाद लिखाकर क्यों गई। और इससे वो परेशान होकर अपने वकील को कॉल करता है और उससे ये पूरा माजरा शेयर करता है और वकील को बताता है कि मुझे लगता है कि इसमें छेड़छाड़ करी गई है, ये विल ऐसे नहीं हो सकती, मेरी बीवी ऐसे नहीं कर सकती कि वो सिर्फ एक बच्ची के नाम अपनी जायदाद छोड़ कर जाए। तो वकील उसे बोलता है कि आप कोर्ट में केस कर दीजिए कि मुझे ये विल मंजूर नहीं है क्योंकि ये नाइंसाफी है मेरी बाकी 2 बेटियों के साथ। तो इसके बाद वो वकील की बात मानकर कोर्ट में केस कर देता है। लेकिन जब इस बात का पता जॉयसी को चलता है तो वो चिढ़ जाती है। अब देखो, रिश्ता जितना मर्जी गहरा क्यों ना हो, लेकिन जब उसमें पैसे आ जाते हैं, लालच आ जाता है तो सब रिश्ते फीके हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही जॉयसी के साथ हुआ। जब जॉयसी को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी कोर्ट में काउंटर केस कर देती है कि ये लोग मेरी माँ की विल को ना मंजूर कर रहे हैं और मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तो ये दोनों ही केस अभी अदालत में लड़ रहे थे। और इसके बाद जो जॉयसी है वो उस मैंशन को छोड़कर
छोड़कर चली जाती है और वो होटल भी बंद हो जाता है क्योंकि अभी उनकी आपसी टकराव के कारण वो होटल का काम भी नहीं कर पाते थे। सो होटल पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है और अब उस घर में वो तीनों ही रह रहे थे। डॉल्सी एंड वेरा दोनों उसी मेंशन में रहते हैं और उसे टेरा वेरा मेंशन बोला जाता था। और उसके बाद काफी साल बीत जाते हैं लेकिन ये केस सॉल्व नहीं होता और इसी बीच ओल्ड एज के कारण जोसेफ की भी डेथ हो जाती है और अब घर में सिर्फ बचती है डॉल्सी एंड वेरा। और इतने बड़े घर में अब वो दोनों ही रह रही थी और ऐसे ही कई साल और बीत जाते हैं और साल आता है 2002 और जॉयसी अभी भी उनसे बात नहीं करती, ना ही वो कभी जॉयसी से मिले हैं। और फिर 2002 में ही सितंबर महीने में सुबह के अराउंड 4 या 5 बजे ही वेरा को डॉल्सी की चीख सुनाई पड़ती है। तो वेरा अपने कमरे से भागकर डॉल्सी के कमरे की ओर जाती है तो वो क्या देखती है कि वहां से कोई यंग लड़का बाहर की ओर भाग रहा है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो ये देख के वेरा घबरा जाती है और वो भाग के डॉल्सी के कमरे में जाती है और वो क्या देखती है कि डॉल्सी को किसी ने चाकू के साथ स्टैब कर मार डाला है। और ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस वहां पर आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक चोरी का मामला था। हालांकि उस टाइम में 2002 में बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे थे जिसमें कुछ यंग लड़के सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों को ही टारगेट बना रहे थे जो कि बड़े बड़े बंगलोज में रह रहे थे और ये भी केस बिल्कुल वैसा ही था। और उसके बाद वेरा पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि डॉल्सी की लाश को इसी मेंशन में दफनाया जाए और उसके बाद ऐसा ही होता है, उसकी लाश को उसी मेंशन में दफनाया जाता है। और उसके बाद वेरा भी उस मेंशन को छोड़कर वापस यूके चली जाती है। हालांकि इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं कि वो यूके में गई थी या इंडिया में रहती है, पर एक रिपोर्टर थी जो कि वेरा से मिलती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था जब डॉल्सी का मर्डर हुआ था। लेकिन वेरा कुछ भी नहीं बताती और जब भी उसे इसके बारे में बात करी जाए तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बिल्कुल चुप हो जाती। यही एक लास्ट टाइम था जब कोई रिपोर्टर उससे रीच आउट करा और उससे इसके बारे में बात करी थी। उसके बाद कभी भी उसने किसी से कभी इंटरव्यू नहीं दिया और उसके बाद वो भी गायब हो गई। इसके बाद से ही वो पूरा मेंशन खाली हो गया। लोगों को वहां पर भूतों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि वहां पर लोकल्स जो रहते हैं उनका कहना था कि वहां पर पियानो बजने की आवाजें आती हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉल्सी एक पियानो टीचर थी जो कि लोगों को पियानो बजाना सिखाती थी। वो घर में अक्सर पियानो बजाती रहती थी, तो उसकी मौत के बाद भी लोगों को पियानो की आवाज अंदर से बजनी सुनाई देती थी। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें कई बार विंडो के पास किसी औरत का साया दिखाई देता है, अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। और इसके अलावा उन्हें किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और उस घर के पास अजीब सी ठंड होती है और एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। ऐसा कई लोगों का वहां पर कहना है और इसी कारण ये मेंशन धीरे धीरे एक हॉन्टेड मेंशन से मशहूर हो गया और लोगों का कहना है कि यहाँ पर डॉल्सी की आत्मा रहती है जिसे उस आदमी ने मारा है। हालांकि आज तक ये रिवील नहीं हुआ कि वो कौन था जिसने डॉल्सी को मारा है और उसने डॉल्सी को क्यों मारा। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसे जॉयसी ने भेजा होगा डॉल्सी को मारने के लिए ताकि वो ज्यादा हथियार पाए, और कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉल्सी का मर्डर करके उस आदमी ने उसका गला काट कर कहीं और फेंक दिया था। और इसी से रिलेटेड एक और कहानी है कि जब दो नशेड़ी इस मेंशन में घुसते हैं वो क्या देखते हैं कि इस मेंशन के अंदर जितने भी जीसस के क्रॉसेस थे वो उल्टे हुए पड़े थे और जीसस की एक मूर्ति थी जिसका सर कटा हुआ था। और थोड़ी ही आगे जब वो जाते हैं वो क्या देखते हैं कि कोई औरत उनके सामने खड़ी है और वो अपना सर अपने हाथ में लेकर उनके सामने खड़ी है। तो ये देख के वो नशेड़ी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मेंशन से निकलकर भागकर पुलिस के पास जाते हैं। और जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है वो इन्वेस्टिगेट करने आते हैं इस मेंशन के अंदर, तो वो भी जो क्रॉसेस थे वो उन्हें उल्टा टंगा हुआ देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो औरत दिखाई नहीं देती जो अपने हाथ में अपना सर लेकर खड़ी हो। अभी लोगों का ये मानना है कि वो डॉल्सी की आत्मा थी, लेकिन इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि जो एविडेंस है वो ये कहते हैं कि डॉल्सी की डेथ मल्टीपल स्टैब काटने के कारण हुई है, ना कि उसका गला काटने के कारण। जैसे कि अभी कोई भी चीज भूतिया हो तो उसमें लोग अपनी अपनी चीजें ऐड ऑन करते रहते हैं। और इसके बाद ये मेंशन बहुत ज्यादा बदनाम हो गया और कोई भी इसके पास भी भटकता नहीं था। लेकिन फिर फरवरी 2014 में किसी ने इस प्रॉपर्टी को 20 करोड़ रुपए में खरीद लिया और उसके बाद उसने इस पूरी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया और उसके बाद उसने अपना घर वहां पर बनाया और वो अभी खुशी खुशी वहां पर रह रहा है और उसे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज तक फील नहीं हुई 2024 तक भी। अभी पता नहीं कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग तो यही पता चला कि दिस इज नॉट अ हॉन्टेड मेंशन। तो कहानियां तो एग्जैजरेट होती रहती हैं और इस केस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि ये कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने घर में घुसकर डॉल्सी को मौत की घाट उतारा और फिर वो गायब कहाँ हो गया और आज तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया। दूसरी बात कि ये प्रॉपर्टी आखिर बेची किसे गई, क्योंकि डॉल्सी मर चुकी थी, वेरा यहाँ पर आना नहीं चाहती थी और सिर्फ जॉयसी ही थी जो कि ये पूरी प्रॉपर्टी चाहती थी। हालांकि जॉयसी भी बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी, बट वो अपनी दोनों बहनों के मुकाबले अभी यंग थी क्योंकि वो उनसे छोटी थी। क्या ये प्रॉपर्टी बेचकर पूरा पैसा जॉयसी
जोशी को दिया गया या फिर किसी और को, इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं है क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। Nobody knows। ऐसे कुछ सवाल है कि ये कैसे हॉन्टेड बना, सर कटे वाली कहानी कहाँ से आई, और आखिर वो आदमी पकड़ा क्यों नहीं गया जिसने जोशी का मर्डर करा। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अब तक इस केस में सॉल्व नहीं हुई और अब कभी आगे होगी भी नहीं, क्योंकि ये अभी प्रॉपर्टी पूरी डिमोलिश हो चुकी है। केस बहुत पुराना है, कोई ऐसा है भी नहीं घर से जो कि इस केस को कंटिन्यू करने को या फिर फास्ट ट्रैक करने को बोले। सो इट रिमेन्स अ मिस्ट्री। और इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और हॉरर सोलो पॉडकास्ट करूँ सो नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो कि आप मुझे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बताऊँ सो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, और मैं आपकी स्टोरी को वेरीफाई करके यहाँ पर जरूर सुनाऊंगा। सो मिलते बहुत ही जल्द एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।